Hello students, today we are going to discuss class 12 political science sample क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो आपका इस साल का है 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि रिसेंटली सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। नाउ ये आपकी थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आपको कितने वर्ड्स में कितना आंसर लिखना होता है। जैसे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 170 टू 180 वर्ड्स, ऑलमोस्ट ये 1.5 या 2 पेजेस तक का चला जाता है ये आंसर। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन ए, जो कि है 12 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे है 1 मार्क का, आपको एमसीक्यू दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन वाज फॉलोड बाय शॉक थेरेपी। Which of the following statement is not correct about shock therapy? Shock therapy से related कौन सा statement correct नहीं है? ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि correct पूछा है या incorrect पूछा है। The transition involved a breakup of the existing trade alliance among the countries of Soviet bloc. Shock therapy involved a drastic change in the external orientation of these economies. FDI and free trade were to be the main engines. The Eastern capitalist state guided and controlled the development of the region. तो क्या ईस्टर्न कैपिटलिस्ट ने गाइड किया था या कुछ कंट्रोल किया था रीजन को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मिखाइल गॉर्बाचेव का वो इंडिपेंडेंट डिसीजन था, इसकी वजह से इट इज नॉट ट्रू। इट जो ईस्टर्न कैपिटलिस्ट है उनका कोई रोल नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन, आपका एसर्शन एंड रीजन है। अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो इजीली। आपको खाली एसर्शन के आगे बिकॉज लगा के आगे वाला सेंटेंस पढ़ना है और आप इजीली जान पाओगे कि क्या ये सही है या गलत है। So let's start. In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine, and Georgia, three major republics of USSR declared that the Soviet Union was disbanded. मुझे तो assertion ही गलत लग रहा है। The reason of nationalism led to various protests in post-Soviet republics. Reason तो सही है, but A is wrong. तो A is false, but R is true. ठीक है। Next question number 3, match the following. आपको मैच करना है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किससे मैच होगा? आर्म्स कंट्रोल, अलायंस, डिसआर्ममेंट। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन और आप लोग मुझे आप ये मैच करके बताओगे कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। टेक सम टाइम एंड ट्राई टू मैच द फॉलोइंग, और आप कमेंट करके इसको बताएंगे कि कौन सा आपका आंसर है। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई ऑन दैट कमेंट। Now we'll move on question number 4. In recent times, most of the armed conflict have taken place in. अभी recent time में सबसे ज्यादा armed conflict कहाँ पर हुई है? ईस्टर्न यूरोप, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया या सब सहारन अफ्रीका? आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई है। ठीक है, सब सहारन अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी दो स्टेटमेंट दी हुई है आपको अगेन, और आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। सो लेट्स स्टार्ट। Resource geopolitics pertains to the allocation of resources during the Cold War. ठीक है। Oil is considered as the most important resource in global politics. ये भी ठीक है। So both statement 1 and 2 are true. It will be option A. Next question. Chronological order में याद करने के लिए आ गया। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रही हूँ कि प्लीज आप इसे जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, कि कौन सा चीज कब हुआ था, ताकि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला कर सकें। ठीक है, लेट्स ट्राई कि आप कितना इसको कर सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर आपको नहीं आएगा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, बट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। इसके अलावा ईयू, आसियान और सार्क, चाइना के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं इनको भी जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि इनको भी पूछा जा सकता है कि आप इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो पिछला हमने क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी ये पूछा गया था, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लर्न द डेट्स ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कब से स्टार्ट हुआ था? 1952 टू 1962। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर। आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट,
मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, इंडिया फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, नो, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, 8th वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच conference marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nations? तो वो कौन सा कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये मार्क किया गया था कि इंडिया इज मोस्टली इंगेज्ड विद इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस? मलेशियन, सिंगापुर, बैंडोक और इजिप्टियन, कौन सा है? इट इज बैंडोक कॉन्फ्रेंस। मार्क इट एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये पूछा जा सकता है, एज इट इज मेंशन्ड इन योर सैम्पल पेपर। Now, next question. Which of the following issues led to attack on Egypt in 1956 by Britain? 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पर क्यों हमला किया था, क्या रीजन रहा? तो जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो जियोग्राफी तो वो इजीली आंसर कर सकते हैं, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ स्वेज कनाल, वैसे ही ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज्यादा चांसेस है कि वो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट स्टिल दिस इज योर 2024 25 सैंपल पेपर, यू कैन सी, ठीक है, 2024 का सैंपल पेपर है, तो देयर आर सम चांसेस, सो डोंट निग्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो इज अ कम्युनिटी इन डैश, इंपॉर्टेंट, बोडो बहुत बार पूछा गया है, इज अ कम्युनिटी इन असम। Next, question number 12. Which of the following schedules of the Constitution allows complete autonomy to different tribes to preserve their practices and customary laws? ये आपने 12th में तो नहीं पढ़ा है, but you have read this in 11th class. तो 11th class की जो पढ़ाई है उसको अपनी बुद्धि से मिटा मत दो, याद रखा करो. It is mentioned in 6th schedule. Now we'll be moving on question number 13. यहाँ पे आपको again 12 marks का ये section है जिसमें हर question 2 marks का है. So let's start. Nuclear weapons are deterrence or defense have limited usage against contemporary security threats to states. तो इसमें ये बोला गया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है आज के टाइम पे उसका डिफेंस या डेटरेंस के लिए लिमिटेड यूज है, आप उसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो इसका रीजन क्या है? आई एम राइटिंग हेयर, आई विल बी राइटिंग इन की पॉइंट्स, बट you have to write in proper language, ठीक है। तो इसका सबसे पहला रीजन है आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। आज के टाइम पे काफी सारी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी की गई हैं जिसकी वजह से यू कांट यूज न्यूक्लियर वेपन्स एट एनी टाइम, सच एज एनपीटी। आप यहाँ पे एनपीटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, इस्टेब्लिशिंग पीस। आज के टाइम पे हम लोग इसलिए भी नहीं यूज करते हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश पीस इन वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये डन। Answer number 14. Show with the help of two examples that involvement of USA in South Asia has increased after the end of Cold War. Cold War के end के बाद अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा बढ़ गया है, कहाँ पे? साउथ एशिया में। तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो? पहली चीज, इंडिया और पाकिस्तान के जो भी मुद्दे रहे हैं तो उसमें एक मॉडरेटर की तरह काम करा है अमेरिका ने, वर्कड एज, मतलब हमारे जो भी कश्मीर से रिलेटेड या जो भी चीजें रही है उसको सुलझाता है, ठीक है, वर्कड एज मॉडरेटर। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच मॉडरेटर की तरह काम किया। सेकेंड, ट्रेड, अमेरिका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया या पाकिस्तान या और किसी भी देश के साथ ट्रेड में, ठीक है, तो इस वजह से इसका इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। Now we'll move on question number 15. It is now an almost universal accepted view that countries should not only go to war. The right reason. Explain with an example. तो आज के टाइम पे ये सबको दिमाग में पड़ गया है कि हमें वॉर लड़ने ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए। There should be some reason कि आप क्यों वॉर लड़ रहे हो। तो पहली चीज, आप वॉर लड़ो ताकि, आप किस लिए वॉर लड़ सकते हो? फॉर सेल्फ डिफेंस, अगर आप पे खतरा है तो आप वॉर लड़ सकते हो। सेकेंड, यू कैन वॉर टू प्रोटेक्ट अदर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अदर, ठीक है, दो मार्क्स है, 2 पॉइंट काफी है, ठीक है। और आप क्यों नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि आप लोग एक्सेसिवली वायलेंट नहीं होना चाहिए, ओके, इस वजह से भी नहीं लड़ना चाहिए। और कई बार क्या होता है, वॉर की वजह से काफी ज्यादा चीजें खराब हो जाती है, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आपके
दिमाग में जो भी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने साथ दिया था बांग्लादेश का इन 1971, तो आप वो एग्जाम्पल दे सकते हो कि इंडिया ने टू प्रोटेक्ट अदर, दूसरों को बचाने के लिए साथ दिया था, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नाउ विल बी मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16. It's again of 2 marks. So, did the prevalence of one party dominance in India affect the democratic nature of Indian politics? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार देख चुकी हूँ एंड आई एम रियली टेलिंग यू कि इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ के जाओ, समझ के जाओ। ये इसको ना पता है बार बार घुमा के दिया जा रहा है, या तो बोल दे रहे हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस है इंडिया में, ठीक है, या तो बोल दे रहे हैं कि इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे अलग है चाइना के डेमोक्रेटिक सिस्टम से। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि जो वन पार्टी डोमिनेंस है इंडिया में, क्या वो इंडिया के जो पॉलिटिक्स है उसको अफेक्ट करता है? व्हाट इज योर थॉट? तो आपको इसमें ये लिखना है, द कांग्रेस अकोमोडेट डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट, रिलीजन्स, बिलीव्स एंड एस्पिरेशंस, ठीक है, टू स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी। पहली चीज तो ये हो गई कि कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, बट इट इज डाइवर्सिफाइंग इट्स इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरी बात, वी हैव चोज दैट कंट्री टू बी टू रूल ऑन अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स के नेचर पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना आंसर बिल्डअप कर सकते हो। Next question. Explain any two reasons which led to a multi-party alliance system in Indian politics in 19 since 1989. ठीक है, तो इसमें पूछा गया है अगेन ऑफ 2 marks कि क्या दो रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में मल्टी पार्टी अलायंस जो है वो स्टार्ट हो गया था सिंस 1989। तो क्या रीजन हुआ? पहला रीजन हुआ था एंटी कांग्रेस। तो बहुत सारी पार्टीज जो थी वो एंटी कांग्रेस हो गई थी, कांग्रेस के अगेंस्ट में चली गई थी, ठीक है। इसकी वजह से जो अपोजिशन है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। बाद में काफी सारी अलग अलग जो पार्टियां थी वो एक साथ मिल गई और एंड दे फॉर्म अलायंस, ठीक है। आप इस तरीके से अपना आंसर बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो एक रीजन तो ये हो गया एंटी कांग्रेस, दूसरा रीजन हो गया अलायंस और इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट, लोग जो थे वो अच्छे नेता की तलाश कर रहे थे। जैसे जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो उसके बाद एक अच्छे नेता की तलाश हो रही थी, जैसे जेपी नारायण जी आए बाद में, और भी बहुत सारे नेता है इस वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वेरी 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 इजी। लिस्ट टू मॉडल्स ऑफ List two models of development and give reason for the model adopted by India. तो दो ही तो मॉडल हैं, एक है कैपिटलिस्ट, एक है सोशलिस्ट। कहाँ पे लिखूं? यहीं लिख रही हूँ, ठीक है। एक है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो है उसमें आपको प्राइवेट सेक्टर ज्यादा ग्रोथ करता हुआ, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा स्ट्रांग दिखता है। सोशलिस्ट में हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है सब कुछ। तो इस तरीके से दो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है एंड इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड, ठीक है। इंडिया में कुछ जो है वो सोशलिस्ट भी है, कुछ जो है वो कैपिटलिस्ट भी है। आप इस तरीके से अपना आंसर बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वाले जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, इनको लिखना बहुत आसान होता है क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड यू कैन राइट प्लेंटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपकी मुट्ठी में काफी सारी चीजें एंड यू हैव टू टेक आउट ओनली 1 or 2 पॉइंट्स, तो आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। द मेन फोकस योर शुड बी ऑन 4 and 6 मार्क्स क्वेश्चन। एंड अगेन आई एम सेइंग कि आप क्वेश्चन पेपर उल्टा अटेम्प्ट करो, ठीक है। मतलब लास्ट के 6 मार्क्स के क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो ताकि आप सारे कम से कम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर पाओ, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है कि पेपर बहुत लेंथी आता है, ठीक है, और बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इवन 6 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। सो डोंट थिंक कि आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। डोंट स्टार्ट ही 6 मार्क्स से करो और अच्छा आंसर लिखो कि टीचर देख के खुश हो जाए। I always say that your answer is like food, ठीक है। टीचर will eat it later but he'll judge by seeing it। तो इसको अच्छे से डेकोरेट करो। डेकोरेट करने का मतलब ये नहीं कि तुम फूल पत्ते बना के आ जाओगे इस पे। ट्राई टू राइट योर आंसर नीट क्लीन, ठीक है। Question number 19. List 4 directive principles of state policy that aim to promote international peace and security. ऐसे 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आपके इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के, मतलब ये सैंपल पेपर पिछले वाले सैंपल पेपर से अलग है, ठीक है। तो काफी सारे हैं। सबसे पहले जैसे मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, ये हमारा जो पीस को प्रमोट करता है, ठीक है।
foster respect for international law and treaty obligations in dealing of organized people with one another। ठीक है, तो रिस्पेक्टफुल फॉर इंटरनेशनल लॉ, हम लोग इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं। एनकरेज सेटलमेंट, ठीक है, जो भी सेटलमेंट होता है उसको हम लोग इनकरेज करते हैं। इंडिया का ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये हमारे डीपीएसपी हैं सर। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो यही है, प्रमोट इंटरनेशनल, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट योर कुड बी honorable relations between nation। I'm writing here honorable relations between nation and respect for international law and encourage settlement of international disputes। Encourage settlement of international dispute। Describe the events that led to the merger of Sikkim with India। It is a direct question। ये आपका एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिला है। ठीक है, जो आपका एस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसमें सीधा सीधा आपको जो सिक्किम के बारे में दिया हुआ है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। ठीक है, वो ही है ये पूरा, उसको कि कैसे कैसे वो जुड़ा, तो यू डोंट नीड टू बी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, सोवियट्स disintegration was the consequence of many different factors, justify the state। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इन्होंने कोशिश करी है इसको घुमाने की, बट इट इज जस्ट अ गेम ऑफ योर स्नैप। ठीक है, मतलब दो चुटकियों का काम है ये। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। क्या क्या मतलब हुआ था जिसकी वजह से, खाली घुमाने की बात करें कि सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ वो किन किन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हुआ, मतलब ऐसा क्या चीज हुआ जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो गया। सो आंसर नंबर 21, क्या क्या चीज हुआ था। फर्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर। Soviet Union was engaged in two world wars, therefore he got a bit distracted from its जो भी इश्यूज थे उसके खुद के देश में, उन सबसे डिस्ट्रैक्ट हो गया था और इकोनॉमिकली वीक हो गया था। ठीक है, और लैक ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस खत्म हो गई थी उसके पास। मिखाइल गॉर्बचेव की नीतियां, पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गॉर्बचेव, स्पेलिंग आप लोग देख लेना। ठीक है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, लोगों के बीच में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जाग गई थी, क्योंकि क्या होता था कि बहुत यहाँ पे ना, जब यूएसएसआर था तो यूएसएसआर में या सोवियत यूनियन में सिर्फ रशिया के कल्चर को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, और बाकी लोगों, बाकी जो उस टाइम पे स्टेट्स थे या बाकी जो कंट्रीज थे उन पर उनके कल्चर को इतना वैल्यू नहीं किया जाता था। तो इस वजह से लोगों में नेशनलिज्म की, हाँ हमारे कल्चर को भी वैल्यू मिलनी चाहिए, that's why they started protest against USSR and at last they got disintegrated। So most former Soviet republics had tensions and conflicts। Support the statement with example। तो इसमें ये बोला गया है कि आज के टाइम पे जितने भी सोवियत रिपब्लिक्स हैं उनमें ज्यादातर टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है और साथ में मतलब एग्जाम्पल देना है। तो आप इसको लिख सकते हो कि हाँ काफी ज्यादा जो भी है टेंशन वगैरह वो देखने को मिली है। एग्जाम्पल में आप अभी का रीसेंट एग्जाम्पल भी दे सकते हो। रीसेंट एग्जाम्पल इज यूक्रेन एंड रशिया, है ना, कितना बड़ा टेंशन चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बारे में, सबको पता ही है। ठीक है, तो ये सारी चल रहा है, और भी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंट्रियां रिवर वाटर के लिए लड़ रही हैं। ठीक है, काफी सारे, हाँ देयर आर स्टिल मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया, मतलब यहाँ पे अभी भी जो चीजें हैं उनके लिए चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। आप ये चीज लिख सकते हो। एनालाइज एनी टू पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेरी इजी। Analyze any two reasons for resistance to globalization in India, very very easy, बहुत easy है ये भी, related to globalization only। ठीक है, next question, examine the factors that led to the conflict between the judiciary and parliament in 1973। ऐसे क्या क्या reasons हुए थे जिसकी वजह से 1973 में जुडिशरी और पार्लियामेंट में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो सबसे पहले तो जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला है उसका इशू था।
ये क्योंकि इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, नोबडी कैन चेंज फंडामेंटल राइट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, या हमारी जुडिशरी ऑलरेडी बोल चुकी है दैट नो वन कैन अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल राइट टू प्रॉपर्टी वाज मिसप्लेस्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, तो उसको लेके इशू था, ठीक है, उसको लेके झगड़ा था। और क्या हुआ, court have decision that there are some basic feature of constitution and the parliament can, वही वाला, ठीक है, right to property में आप लिख दोगे बेसिक जो स्ट्रक्चर है उससे चेंज नहीं कर सकता था, बट स्टिल दे हैव डन इट, ओके। और इस वजह से भी इनमें वो है क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था उस टाइम पे, क्या मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बनाया जाता है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट 1973 में 3 बार ऐसा हुआ, ठीक है, 3 सीनियर जजेस को छोड़कर जो और थे उन्हें बना दिया गया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट मतलब थोड़ा सा ये हुआ ना, भेदभाव हुआ, सीनियर मोस्ट जो जज थे उनको छोड़कर किसी और को अपॉइंट किया गया एज अ जज, ठीक है, जैसे एन राय थे, सॉरी एन रे, उन्हें एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चूज किया गया था व्हेन ही वाज नॉट द सीनियर मोस्ट जज। इस वजह से भी जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि जब भी ऐसे चीटिंग्स होंगी तो फिर लोगों का विश्वास हट जाएगा ना, ठीक है, तो ये जो अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बिकेम अ टेंशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसकी वजह से भी टेंशन क्रिएट हो गई थी। तो ये आप 4 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स एंड यू विल गेट नाइस डिसेंट मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कार्टून दिया हुआ है, ये समझ में आ रहा है, ये अर्थ है, दीज आर सम काइंड ऑफ पाइप वगैरह ऐसा कुछ है, चलो देखते हैं। व्हाट डज द लाइटर इन द कार्टून सिंबलाइज, देख के पता चल रहा है अर्थ, द अर्थ बीइंग कंज्यूम्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, और भी है क्या अर्थ से रिलेटेड, ए है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई आर द फिंगर्स इन द कार्टून डिजाइन लाइक अ चिमनी, क्यों उनको एज अ चिमनी डिजाइन किया गया है, टू शो ओनली ह्यूमंस आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, द मेन थीम ऑफ द कार्टून कुड बी, क्या होगी मेन थीम ऑफ कार्टून, the role of industrial pollution in global warming. Next, thicker chimney has been shown on the push button of the lighter to show that. अच्छा, oh yeah, ये देखिए. So what does it mean? Let's see. To show that only humans can stop pollution. ठीक है. These are for अंधो, not for you. ठीक है. अब आ गया मैप. अभी मैं आपको मैप नहीं करवाने वाली हूँ. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन सी मैप, नाउ यू कैन आंसर इन कमेंट, ओके, आई विल मेक श्योर कि मैं आपका रिप्लाई करूं एंड एट लास्ट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑन मैप कि कैसे फिल किया जाता है। और पैसेज तो बच्चों आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, 4 मार्क्स का पैसेज है, बहुत इजी पैसेज होते हैं, जरूर, एंड अगेन आई एम सेइंग कि जरूरी नहीं है आपको इसका आंसर पैसेज में ही मिलेगा, यू कैन आंसर इट ऑन योर ओन। नाउ विल बी मूविंग ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन ई, जिसमें से आपको 24 मार्क्स आते हैं। सो लेट स्टार्ट। 6 नंबर के क्वेश्चन है। Examine the impact of any 3 political development that India witnessed between 1989 to 1999. 3 political development क्या क्या हुए थे इस टाइम पे 1989 से 1999 तक। Think. So first political development हुआ था that Congress won highest seats इस टाइम पे ही 415 सीट्स जीती गई थी कांग्रेस द्वारा। इट वाज अ मेजर चेंज इन हिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड इशू क्या था, मंडल इशू, आप सबको पता है, ओबीसी वाला, ठीक है, मंडल इशू देखने को मिला था। और क्या हुआ था 1991 में, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई थी। 3 पॉइंट हो गए, यू कैन ऐड मोर as per your choice. Next, the elections of 1989 marked the end of Congress system and the rise of coalition era. Support the statement with any 3. मैंने अभी आपको ऊपर बोला था कि ये coalition government पर ये और ये dominance वाले पे कुछ ना कुछ वो जरूर पूछेगा. So it is a very easy question कि 1989 में कांग्रेस का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया था
और कोलिशन एरा स्टार्ट हो गया था। एंड इट इज राइट कि 1989 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। रीजंस बहुत सारे हैं इसके, 1975 की इमरजेंसी है और भी काफी सारी चीजें। तो एनडीए बन चुकी थी, ठीक है, राजीव गांधी जो थे वो असैसिनेट हो गए थे, ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और मतलब काफी सारी न्यू रीजनल पार्टीज का काफी ज्यादा इसमें रोल देखा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1947। ये क्वेश्चन बहुत टाइम के बाद देखने को मिला है, बहुत टाइम से ये दे नहीं रहे थे ऐसा क्वेश्चन। तो सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या रहा था जो पार्टीशन हुआ था उसका, इकोनॉमिकली क्या हुआ था? लार्ज स्केल माइग्रेशन हमें देखने को मिला, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बैरियर्स इन ट्रेड, क्योंकि अगर कोई पार्टीशन हो रहा है किसी देश का, उस टाइम पे आप बैठ के ट्रेड थोड़ी ना करोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली थी। आप वो चीजें लिख सकते हो, अटैक्ड एंड किल्ड मैनी पीपल, बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ चुके थे, ठीक है। बहुत सारा मतलब जो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, यू कैन राइट। गदर तो सबने ही देखी है, इवन गदर 2 तो सबने ही देखी होगी, तो ये इजी है आपके लिए लिखना। Language has always played an imperative role in uniting the country. Explain the statement in the context of challenge of nation building in India after independence. तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पे लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो कैसे मतलब चीजों को संभाला गया था? तो सबसे पहले चीज आंध्र प्रदेश बनाया गया था लैंग्वेज के बेसिस पर, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, आप इसमें आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। फिर क्या बनाया गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसने लैंग्वेज के बेसिस पर सबको बांटा था, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को बांटा गया। लैंग्वेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इसका आंसर था 28 के बी का। 29, evaluate the effectiveness of European Union as a prominent regional organization। तो यहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन के सारे फीचर्स बता देने हैं। वेरी इजी आंसर, आप पूरा यूरोपियन यूनियन को अच्छे से एक्सप्लेन करो, अच्छे से डिटेल में बताओ। एंड जिनको नहीं आता है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना चुकी हूँ, यू कैन रेफर टू दैट। Support with arguments that South Korea is emerging as a new alternate center of power। तो आपको ये बोलना है कि जो साउथ कोरिया है, इट इज इमर्जिंग एज अ न्यू अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। सो ये चीज सच है, ठीक है, क्योंकि नाउ अब क्या क्या करा है मैं वो लिख देती हूँ, क्या क्या चीजें करी हैं इसने। फर्स्ट थिंग, इट बिकेम मेंबर ऑफ OECD, मेंबर ऑफ OECD in 1996, ठीक है। 2007 में इट इज 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। 2007 में लार्जेस्ट 11th इकोनॉमी। आज के टाइम पे हम लोग किस पे आते हैं? कमेंट डाउन, ठीक है। और साउथ कोरिया 18 पे आता है अकॉर्डिंग टू HDI, सॉरी HDR, हाँ नहीं सॉरी HDI रैंक जो है 2016 की, उसमें ये 18th रैंक पे आता है, ठीक है। एंड इट इज डूइंग एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, ट्रेड में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है ये, ट्रेडिंग में काफी अच्छा हो गया है। और काफी सारे ब्रांड्स जो हैं वो काफी इंडिया में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जैसे सैमसंग। अब बोलोगे हमें तो पता नहीं था सैमसंग साउथ कोरिया का है। LG, हुंडई, तो ये सारे ब्रांड्स इंडिया में काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इमर्जिंग एज अ गुड कंट्री, ठीक है। एंड और न्यू अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 30, after the end of Cold War, the United Nations is working in accordance with the changed realities of the world. Justify the statement with 6 arguments. इसमें ये बोला गया है कि कोल्ड वॉर के एंड के बाद यूएन जो है इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस, मतलब जो जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। इसको 6 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो 6 आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हो। इसमें यूनाइटेड नेशन के वर्किंग बताना है, रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कैसे चल रहा है। सबसे पहली चीज, क्या क्या चेंजेस हुए थे? तो यूएस जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था,
हाँ, तो इसमें पता है यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको घुमा के दिया हुआ है, मैं बताती हूँ इसमें आपको पता है क्या लिखना है, क्या क्या सजेशन दिए गए हैं यूएनओ में, क्या क्या चेंजेस करने के लिए सजेशन दिए गए हैं ना, जैसे क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन, यू और जो ये है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें और ज्यादा मेंबर्स ऐड किए जाने चाहिए, ठीक है, ये सब चीजों पे बोला गया है, ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो, 6 आर्गुमेंट दे सकते हो कि कौन कौन सा, मतलब इसमें, हाँ, वर्ल्ड के साथ वो तभी चलेगा ना जब इसमें नई नई चीजें ऐड ऑन होंगी, तो वो ऐड ऑन करने के लिए क्या क्या चीजें कही गई हैं आपको वो लिखता है। क्वेश्चन नंबर बी, द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल्थ, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद रेलिवेंट। इसमें आप पता है एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, और बता सकते हो कि यूएनओ का एम क्या है, यूएनओ किस लिए स्टैब्लिश किया गया था, आपको वही चीज लिखना है। दैट्स ऑल। आई होप मैंने सभी आंसर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए होंगे, एंड स्टिल अगर आपको कुछ आंसर्स नहीं आ रहे, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल मेक श्योर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू इन योर कमेंट section, and please support, please like, share and subscribe, and we'll meet in next class. If you have any doubt in any subject, you can comment down and you can request me anything. Thank you.